नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 69वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम खिलाफत आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न खिलाफत आंदोलन से बनते हैं और आसान भाषा में इससे संबंधित जानकारियों को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। देखिए, किसी भी घटना को समझने के लिए उसका समय हमें याद रखना जरूरी होता है और हम देख सकते हैं कि जो खिलाफत आंदोलन का समय है वह समय है 1919 का समय। इस समय पर आपको जानकारी होगी कि जो 1919 का समय है, यह जो समय है प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 में प्रारंभ हुआ और 1919 में जाकर समाप्त हुआ। तो 1919 में जो भी घटनाएं यहाँ पर मौजूद थीं, जिस प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर हो रहे थे, जो कि भारत, तुर्की और ब्रिटेन को लेकर हम चलेंगे और इस प्रकार की नीतियों के कारण खिलाफत आंदोलन जो कि भारत से प्रारंभ हुआ और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा तुर्की के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात की गई कार्यवाही के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों द्वारा किए गए आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जो अंग्रेज हैं, तो अंग्रेज़ों द्वारा सबसे पहले इन लोगों के लिए जो भी भारतीय जनता थी, भारतीय जनमानस था और साथ ही आसपास के जो क्षेत्र थे जो कि ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे, उनको बहलाया फुसलाया जा रहा था ताकि आप युद्ध में शामिल हों और ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में इनका साथ दें। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा कई वादे भारतीय क्षेत्र में जो कि भारतीयों से भी किए गए थे और तुर्की जो देश है इससे भी किए गए थे। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार भारतीय लोगों के लिए जो भी वादे किए गए थे, उन वादों पर जो कि ब्रिटेन की सरकार है वह खरी नहीं उतरती है और जिस प्रकार की नीतियाँ भारतीयों पर इम्पोज की जाती हैं, उसी प्रकार की नीतियाँ तुर्की में इम्पोज की जा रही थीं। अतः इसी चीज़ का फ़ायदा हम देखते हैं कि गांधी जी द्वारा उठाया जाता है और हम देखते हैं कि उसी प्रकार की नीतियों को लेकर जिस प्रकार की भारतीय क्षेत्र के जो लोग थे, जो कि मुस्लिम थे, उनकी जो भावनाएं हैं वह तुर्की के मुसलमानों से जुड़ी हुई थी। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने इस चीज़ के लिए एक प्लस पॉइंट खोजा और भारतीय लोगों को हिंदुओं एवं मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास किया। चूँकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भी इनको जो शर्तें की गई थी, जो भी वादे किए गए थे, उनकी पूर्ति करनी थी। अतः इन्हीं पूर्ति के चलते जो भी इनकी भावनाओं से आहत हुए वह पूर्ति नहीं की गई। अतः यह जो कि आंदोलन है इससे उभर कर आया। हम देख सकते हैं तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों का समावेश किया। यानी यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि तुर्की जो कि हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन के साथ में हुआ करता था और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके द्वारा यहाँ के जो सुल्तान हुआ करते थे अब्दुल हमीद द्वितीय, इनका आप नाम याद रख सकते हैं। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों का समावेश किया। यानी हम देख सकते हैं कि युद्ध के अंत में जो कि जर्मनी हारी और इसके जो क्षेत्र थे उनका समावेश अपने क्षेत्र में करना प्रारंभ किया। तुर्की के प्रति भारतीय मुसलमानों की धार्मिक निष्ठा थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी तुर्की में मुस्लिम आबादी बहुत ही बड़ी मात्रा में है और हम देख सकते हैं कि जो भारतीय मुसलमान हैं वह इनकी तरफ झुके हुए महसूस करते थे। और आज की वह कंडीशन हम देखें कि जो भी तुर्की देश है उसमें मुस्लिमों को सपोर्ट किया जाता है। और हम देख सकते हैं कि भारत से ही अलग हुए एक देश पाकिस्तान जो कि इसका सहयोगी हमेशा से ही बना रहा है। और हम देख सकते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं और जो भी पाकिस्तान से संबंधित मुद्दे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो और इन क्षेत्रों के मुद्दों पर हमेशा ही तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया है। आगे हम देख सकते हैं
अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेते हुए यह घोषणा की कि तुर्की साम्राज्य की अखंडता एवं धार्मिक स्थलों की रक्षा की जाएगी। अब यहाँ पर हम वादों की बात कर रहे थे, तो इनके द्वारा वादे किए गए कि तुर्की का जो साम्राज्य है, इसकी अखंडता यानी इसका जो क्षेत्र है उसको एक निश्चित वे में रखा जाएगा। जिस प्रकार का इसका एक क्षेत्र है उसको स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, अखंडता प्रदान की जाएगी कि इसका क्षेत्र तुर्की के साम्राज्य में ही रहेगा, और धार्मिक स्थलों की रक्षा की जाएगी। और हम देख सकते हैं कि जो तुर्की देश है वह मुस्लिम आबादी में बहुल क्षेत्र है और धार्मिक रूप से यहाँ का शासन चला करता था, जो कि यहाँ के खलीफा हुआ करते थे। खलीफा का पद हम एक तरह से देखें कि वह जो पद है वह पद होता है एक तरीके से जैसे एक प्रेसिडेंट का पद होता है, और जो कि डिक्टेटरशिप के तौर पर यह कार्य किया करते थे। अतः इन सभी बातों से यहाँ की जनता जो भी खुश हो रही थी और इन बातों का पालन नहीं किया गया, अतः यह विरोध हुए। और आगे हम देख सकते हैं, अतः प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों की सहायता की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जो सहायता है वह भारतीय मुसलमानों के द्वारा की जाती है। किस शर्त पर? कि तुर्की में इनकी जो क्षेत्र है उसको अखंडता एवं धार्मिक स्थलों की रक्षा की जाएगी। और आगे हम समझते हैं कि परंतु प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की के अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। जब यह युद्ध जीत जाते हैं और इन पर शर्तें ला दी जाती हैं और अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने के लिए विवश किया गया, जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची। बात कहाँ हो रही है? तुर्की में, जो कि भारत के मुसलमानों द्वारा तुर्की का सपोर्ट किया जा रहा था। अतः उनकी भावना आहत होते ही भारतीय लोगों में, जो कि भारतीय मुस्लिम आबादी है, उसकी भावना को ठेस पहुंचती है। सन 1919 में जो यहाँ पर लखनऊ के सेठ, रुकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, हम देखते हैं कि 1919 का जो समय होता है, यहाँ पर जो शुरुआत हुई वह देखते हैं कि लखनऊ के सेठ चोटानी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया जाता है और गांधी जी सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने इसमें समर्थन प्रदान किया था। और हम देख सकते हैं कि जो भारतीय क्षेत्र में गांधी जी की जो प्राथमिकता है उसको हम पहले ही समझ चुके हैं कि किस प्रकार इनके द्वारा आंदोलनों में साथ दिया जा रहा था। जहां पर भी गांधी जी जाते थे, इनके साथ एक बहुत बड़ा जन समर्थन जुड़ जाता था और मुस्लिम समुदाय को एकत्रित करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छी जो कि उपलब्धि है इनके लिए प्राप्त हुई 1919 में, जो कि लखनऊ में इसकी शुरुआत, जो कि भारतीय खिलाफत समिति के द्वारा जो गठन किया जाता है, इसमें गांधी जी सहित प्रमुख कांग्रेसी नेता इसका समर्थन देते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। दिल्ली में इसकी शुरुआत के बारे में हम समझे तो यह जो डेट है इसको आपको याद रखनी है कि 23 नवंबर 1919 ईस्वी में गांधी जी की अध्यक्षता में प्रथम खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यहाँ पर इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना तथा काउंसिलों एवं सेवाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। यहाँ पर दो बातें होती हैं जिनको आपको समझना चाहिए कि जो 23 नवंबर का समय होता है, इसमें जो गांधी जी एक्टिव हो गए थे, इसके पहले हमने देखा कि लखनऊ में इसका समिति का गठन किया गया था और इसको आगे बढ़ाते हुए 23 नवंबर 1919 का समय होता है। और इस समय में जब गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जो कि दिल्ली में होता है, इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इनका असहयोग करने, जो भी यहाँ पर उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जॉब्स हैं, स्कूल हैं, इन सब में असहयोग करने के लिए तथा काउंसलिंग, जो भी यहाँ पर काउंसिल बैठाई जाती थी जिनमें भारतीयों को शामिल किया जाता था तथा इनके समक्ष जो भी सेवाएं दिया करते थे जो भारतीय लोग, इन सब का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया तथा तुर्की को पूर्व स्थिति प्रदान करने की मांग की गई। जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की की जो स्थिति थी एवं जो भी इनके द्वारा वादे किए हुए थे, उन्हीं बातों पर जो कार्य करना था और इसको सुसंगठित रूप से रखने के लिए यहाँ पर इसकी मांग की गई। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में हम याद रख सकते हैं हजरत मोहनी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तथा अली बंधुओं को आप समझ सकते हैं कि इनमें शौकत अली तथा मोहम्मद अली आते थे। इन सबको आपको याद रखना है। और आगे देख सकते हैं
कि 1923 का जो समय होता है, और जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1923 में एक घटना होती है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा पद को हटा दिया जाता है। जो कि खलीफा पद, जिसके बारे में हम जानकारी पहले ही प्राप्त कर चुके हैं कि जो कि खलीफा पद हुआ करता था वह एक प्रेसिडेंट टाइप का होता था, जो कि एक धार्मिक पद हुआ करता था, जिस पर जो कि मुस्लिम समुदाय का एडमिनिस्ट्रेशन जो भी बैठा करता था, और इसको कमाल पाशा जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ करते थे, इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। जो कि हम देख सकते हैं कि जो कि खलीफा के समर्थन में ही यह आंदोलन चल रहे थे, उनको स्वायत्तता प्रदान कराने के लिए, धार्मिक स्थलों की रक्षा करने के लिए यह आंदोलन प्रारंभ किए गए थे। अतः जब कमाल पाशा द्वारा खलीफा पद को समाप्त कर दिया जाता है और एक सुसंगठित रूप से शासन करने की जो नीति बनाई जाती है, तो यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी, यानी हम यहाँ पर परिणाम समझ सकते हैं कि इसके क्या परिणाम हुए, जो कि प्रमुख है। यहाँ पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो कि खिलाफत आंदोलन है, इसके क्या क्या परिणाम रहे। यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता, जो कि भारतीय क्षेत्र में हिंदू मुस्लिमों को एक करना बहुत ही प्रमुख था, ताकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साथ ही एक प्रकार की नीति और चल रही थी, इसमें हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय को बांटकर भारतीयों की आज़ादी का जो सपना था उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। और हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार की बातें जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जा रही थी, इनको विफल करने के लिए भारतीय जो नेता थे, जैसे कि महात्मा गांधी है, इनके द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे थे कि किस प्रकार हिंदू एवं मुस्लिमों को एक करने का प्रयास किया जा सके। खिलाफत आंदोलन के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। दोनों को यह स्पष्ट हो गया कि उनके हित परस्पर सहयोग में निहित है, यानी जो भी हिंदू हैं एवं मुस्लिम हैं, इन दोनों को परस्पर जो भी सहयोग से ही कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। खिलाफत आंदोलन के नेताओं द्वारा कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में पूर्ण समर्थन प्राप्त किया गया। जो भी कांग्रेस थी वह एक्टिव रूप से इनके प्रति कार्य कर रही थी, अतः हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की भूमिका खिलाफत आंदोलन में रही। आशा करता हूं कि जो भी खिलाफत आंदोलन से संबंधित जानकारी है आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। और कुछ दिनों से थोड़ा सा ऑफिस का काम चल रहा था, इसके चक्कर में हम लेक्चर नहीं ला पाए। अब आपको प्रतिदिन यह लेक्चर उपलब्ध होंगे और हम अपनी तैयारी अच्छे से ठीक तरीके से करते रहेंगे। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।